नमस्कार, होम मिल टीवी भारत में आपका स्वागत। दिल्ली में कर्नाटक की राजनीति को लेकर बसपा कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बसपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने दावा किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस कई घुटों में बढ़ चुकी है और यह भी बात धीरे धीरे अब खोलकर सामने आएगी। बसपा सांसद ने दावा किया है कि राज्य में कांग्रेस सरकार ज़्यादा समय नहीं टिक पाएगी और मनन कुमार मिश्रा ने आगे कहा है कि कांग्रेस का अंत शुरू हो चुका है। इस बयान के बाद कर्नाटक की सियासत को लेकर बयानबाजी और तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कैबिनेट कलीग को ये बताया है कि 3 बजे वो स्टेप डाउन करेंगे। उसके बाद से डीके शिव कुमार, हालांकि उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने उनका पैर छू करके आशीर्वाद भी लिया है। किस तरह से देखते हैं इस पूरी राजनीतिक उठापटक को? देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। जो अंदरूनी खींचातानी इन लोगों में चल रही है, अभी थोड़े देर के लिए बाहर से कुछ भी नजर आता हो, सच्चाई ये है कि अंदर खाने इन लोगों में बहुत बड़ा डिफरेंसेज है। कई टुकड़ों में कांग्रेस वहां बट गई है, कई ग्रुप बन गए हैं और ये धीरे से सतह पे आएगा। आप देख लेंगे 1 महीने के अंदर कांग्रेस का जो ये अंदर खाने जो चल रहा है, जितना खींचतान और जितने डिफरेंसेज इनके आपस में हैं, जितनी मारामारी अंदर वाली है, वो बाहर सतह पे आएगी। कांग्रेस की सरकार वहां गिरेगी। वो चाहे अभी तत्काल में किसी को मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन सरकार चलने को नहीं है। अब कांग्रेस का अंत आ गया है कर्नाटक में भी, और आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर वहां सरकार गिर जाएगी। और मुझे लगता है कि या तो सरकार हमारे भाजपा की आएगी या फिर वहां चुनाव होगा। महाराष्ट्र के नागपुर में बकरीद के मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शांति और भाईचारे की अपील की है। और रामदास आठवले ने कहा है कि बकरीद के अवसर पर किसी भी तरह के विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर साल त्यौहार मनाया जाता है और गांव-गांव में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग साथ रहते हैं। और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कुछ जगहों पर विवाद की घटनाएं सामने आती है, लेकिन ऐसे विवादों से बचना चाहिए और त्यौहार को आपसी सौहार्द और शांति के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने देशवासियों से बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए भाईचारे और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। ठाणे में बकरीद को लेके जो विवाद बना था, कैसे देखते हैं? वहाँ पे सुअर भी लाया गया उस विवाद के बाद में। मुझे लगता है कि जो अभी बकरीद आ रही है, तो बकरीद के अवसर पर मुझे लगता है कि ऐसी कोई विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। हर साल बकरीद होती है, हमारी दिवाली होती है, नवरात्र उत्सव होता है, गणेश उत्सव होता है, हमारी बुद्ध जयंती होती है, अम्बेडकर जयंती होती है, शिव जयंती होती है। तो मुझे लगता है कि हर गांव-गांव में हिंदू मुस्लिम रहते हैं, वहाँ कोई विवाद का पैदा विषय नहीं होता है। कुछ जगह पर थोड़ी सा ऐसा विवाद होता है, लेकिन ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। और बकरीद के अवसर पर मैं तमाम जो मुसलमान लोग हैं पूरे देश भर के, उनको बधाई देता हूँ। लेकिन विवादित मुद्दों को टालकर मतलब अपना त्यौहार मनाना चाहिए। वहाँ वो कोई रास्ते पर नमाज के बारे में कोई विवाद होते रहता है। नमाज पढ़ने का उनको अधिकार है और सरकार, पुलिस, प्रशासन उनको जगह देकर वहाँ नमाज पढ़ा जा सकता है। लेकिन जहाँ विवादित जो बातें होती है, वहाँ नमाज पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमको त्यौहार आनंद से मनाना है और मुझे लगता है कि इसी तरह कोई थाना में जो विवाद हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी ने मतलब जिस तरह मुसलमान लोग अपने त्योहारों को पूरा सहयोग करते हैं, उसी तरह ईद के अवसर पर, बकरीद के अवसर पर हिंदू लोगों ने भी उनको सहयोग करने की आवश्यकता है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय कृषि उत्पादन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रयास कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, किसानों की आजीविका बेहतर बने और देश की जनता को पोषण युक्त आहार उपलब्ध हो।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य को जिन समस्याओं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन पर विस्तार से चर्चा समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार का फोकस आत्मनिर्भरता, कृषि विविधीकरण और उत्पादन बढ़ाने पर है। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ भी कहा है कि किसानों की मेहनत, केंद्र सरकार की योजनाओं और वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई बीज किस्मों और राज्य की सहयोग के चलते इस बार देश के कृषि उत्पादन के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। सरकार सहयोग करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी कोशिश है कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, किसानों की आजीविका बेहतर बनाएं और पोषण युक्त आहार भारत की जनता को उपलब्ध हो। उसके लिए खरीफ की फसल की और रबी की फसल की व्यापक तैयारी, बोने के लिए उपयुक्त बीज की, अलग अलग जो हमारे मिशन हैं उनको ठीक से नीचे ले जाने की, इसमें व्यापक पैमाने पर चर्चा होती है। राज्य अपनी अपनी तैयारी करके आए, क्योंकि पहले वर्चुअल बैठकों के माध्यम से राज्यों को सारे विषयों के बारे में बताया गया था और अधिकारियों से हमने कहा है कि राज्यों को जो दिक्कत आती है उस समस्याओं पर भी वो ढंग से चर्चा करें। पहले ये सम्मेलन केवल एक दिन का होता था, हमको लगा कि इतने बड़े देश में एक दिन के सम्मेलन में काम चलता नहीं, तो एक दिन सारे अधिकारी मित्र बैठ के विचार विमर्श करेंगे। 3 समूहों में अलग अलग राज्यों को बांट के ये चर्चा होगी और दूसरे दिन राज्यों के कृषि मंत्रीगण भी आएंगे। कल जो विषय अभी चर्चा के हमारे हैं उनमें एक आत्मनिर्भरता, डाइवर्सिफिकेशन और उत्पादन में वृद्धि है। उत्पादन में वृद्धि के मुद्दे पर मैं एक बात फिर दोहराना चाहता हूं कि मुझे कृषि मंत्री के नाते ये कहते हुए संतोष है कि देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की, इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं। इस वर्ष में, इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3765.63 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है। अपने आप में ये रिकॉर्ड उत्पादन है आज तक का सबसे ज्यादा। और उत्पादन बढ़ा तो केवल चावल का नहीं बढ़ा, चावल का उत्पादन रिकॉर्ड है, दुनिया में हम नंबर 1 है, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है। गेहूं का उत्पादन बढ़ा है, चावल का उत्पादन 1540.24 1540.24 लाख टन हो गया है। गेहूं का 1206.57 लाख टन हो गया है, 1206.57, और मक्का का 550.92 550.92 लाख टन हो गया है। लेकिन केवल इन्हीं का उत्पादन नहीं बढ़ा, तिलहन का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, जिसमें 430.59 लाख टन तिलहन का संभावित है, जिसमें मुख्य रूप से मूंगफली 130.74 लाख टन और रेपसीड सरसों 137.68 लाख टन के रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। चंडीगढ़ में पंजाब बसपा के नए अध्यक्ष बनाए जाने के बाद केवल
सिंह ढल्लो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का लक्ष्य पंजाब को दुनिया का सबसे बेहतरीन राज्य बनाना है। केवल सिंह ढल्लो ने कहा है कि बसपा किसानों के कल्याण, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और पंजाब की खुशहाली के लिए लगातार काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी और पंजाब में विकास तथा सुशासन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पंजाब में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पहले रिएक्शन ये है कि हमारी पहली ये बात है कि पंजाब को उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, जो पंजाब नंबर 1 सूबा था हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, उसको दोबारा नंबर 1 बनाना है। हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि विकसित भारत, जैसे भारत में तरक्की हो रही है उसी तरीके से पंजाब में भी तरक्की होनी चाहिए। तो पंजाब को नंबर 1 होता था, 19वें नंबर पे चला गया। उत्तर प्रदेश लगा लो, हमारा जो साथ वाला सूबा है हरियाणा लगा लो, तो किसानों के लिए हरियाणा में 21 फसलों पे मिल रही है एमएसपी, हम भी देंगे। अब 2 फसलों पे मिलती है, कनक और चोने में, उस दोनों में मिल रही है। हम दोनों में कनक और जोने में मिल रही है, हम 21 के और देंगे। हम किसानों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करेंगे और पंजाब की खुशहाली के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पंजाब थका है पर टूटा नहीं। पंजाब दोबारा, पंजाब में भाईचारक सभ्याचार एक है। महाराजा रणजीत सिंह की तरह सरकारे खालसा सबको एक निगाह से देखा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का पहला असूल है। जात पात से ऊपर उठकर सबका मान इज्जत करेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और अगली सरकार जो होगी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी। अक्सर एक ऐसी जो चेहरा किया जाता है बीजेपी की तरफ से, पहली बार अगर किसी के चेहरे को दिया गया है, इसको लेकर भी आगे रहेगा कि देखो मैं आपको बात समझ गया। बात यह है, जो पंजाब है गुरु पीरा पैगंबरां दी धरती है। इत्थे जात पात का कोई है ही नहीं, इत्थे सब नूं नाल लेके चलिया जाता। सो सारे को साथ लेकर चला जाएगा। हम भारत में किसी जात पात के नहीं, हमारे पास हिंदू सिख सब भाइयों की तरह रहते हैं। कितना बुरा हाल हुआ पंजाब में, कैसे कितने पहले हुआ, पर कभी भी भाईचारक तौर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। मंत्री लिखकर दे रहे हैं कि 1 से 2 ज्यादा सीटें नहीं आएंगी बीजेपी की। वो किसके लिए लिख कर दे रहे हैं? वो आम आदमी पार्टी लिखना था उन्होंने। बेंगलुरु में कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए भावुक अंदाज में बयान दिया है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया गया। हालांकि अभी तक राज्यपाल की ओर से इससे औपचारिक मंजूरी नहीं दी गई है और सिद्धरामैया के इस्तीफे के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नए नेतृत्व को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है और अपने संबोधन के दौरान सिद्धरामैया भावुक नजर आए और उन्होंने अपने कार्यकाल के अनुभवों का जिक्र किया। वहीं कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी के अगले कदम पर भावी की निगाह टिकी हुई है और अब देखना होगा कि कर्नाटक में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और कांग्रेस हाईकमांड क्या फैसला लेता है। ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನ, ಸಹಕಾರವನ್ನ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಂಥವನು. ನಾನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಶಾಸಕನಾಗ್ತೇನೆ, ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕನಸು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन और बिहार में चल रहे राजनीतिक मुद्दों पर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व चाहे ममता बनर्जी करे या तेजस्वी यादव, उससे बसपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। और गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश की जनता नकारात्मक सोच वाली राजनीति को पहले से ही नकार चुकी है। वही बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि एसआईआर एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अपनी संभावित हार का ठिकरा एसआईआर पर फोड़ना चाहता है। और गिरिराज सिंह ने इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। कहा है सर कि राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। भगवान करे कि राहुल गांधी जैसा देश विरोधी माओवादी मुस्लिम कांग्रेस के नेता इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करे। हमें इसमें क्या लेना देना। वो ममता बनर्जी उनका नेतृत्व करे या तेजस्वी यादव उनका नेतृत्व करे, उससे हमें क्या लेना देना। देश की जनता नकारात्मक सोच वालों को नकार चुका। एसआईआर निरंतर चलते रहेगा, ये चुनाव आयोग का अधिकार है। ये 200% कोर्ट ने भी कहा, कोर्ट ने मान्यता दी। ये लोग विपक्ष के लोग जो लोग एसआईआर पर हंगामा कर रहे थे, एसआईआर में जो कुछ हुआ वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये अपनी हार का ठिकरा एसआईआर पर मरना चाहिए। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंधु जल संधि के लंबित रहने के बीच चेनाब ब्यास लिंक सुरंग परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के राज्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को पर्याप्त पानी मिलना चाहिए। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के रवैया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि पुरानी गलतियों को दोहराया नहीं जाना चाहिए और पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की ज़रूरत है। और कविंदर गुप्ता ने केंद्र सरकार के फैसलों का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार सही दिशा में निर्णय ले रही है और सिंधु जल संधि और जल संसाधनों को लेकर यहाँ बयान राजनीति और रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। किस तरह देखते हैं इस प्रोजेक्ट? देखिए, ये जो हमारे आसपास के प्रदेश हैं, चाहे वो पंजाब है या हरियाणा है, वहाँ अपने आप में एक ज़रूरत रहती है पानी की, और आपस में ही स्टेट्स की संधि हो रखी है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट्स हैं, भारत की स्टेट्स, उनको पर्याप्त पानी मिले। ये भी एक कारण है। और दूसरा, जहाँ तक हम देखते हैं कि सिंधु, ये अपना ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान का रुख रहा है, बड़ा ज़रूरी है कि जो पुरानी गलतियाँ थी उसको दोहराया ना जाए और सही तरीके से पाकिस्तान का जिस प्रकार से रुख रहता है, तो उससे पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की ज़रूरत थी। तो पहले हम खुद सक्षम होंगे तभी हम उसके बाद करेंगे, लेकिन ये पुरानी गलतियों को जो दोहराया नहीं जाना चाहिए। और जो केंद्र सरकार एक नया निर्णय ले रही है, वो बहुत अच्छा निर्णय है जिसमें अपने लोगों को फायदा मिलेगा। देखिए, स्वाभाविक बात है कि जो हमारी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उनको भी उस चीज़ का फायदा मिले। जो पहाड़ी एरियाज हैं वहाँ पर तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हैं और आगे जो पानी जहाँ भी जाता है उनको ठीक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो और उनको जहाँ पर कमी है उसको वहाँ पर मिले। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा वातावरण आने वाले समय में बनेगा। चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो समय समय पर इस प्रकार के बयान देता है, लेकिन भारत इतना सक्षम है कि उनको ठीक प्रकार से जवाब दे। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज ने जो ये बात कही है बिल्कुल है। लद्दाख
हमारा एक ऐसा प्रदेश है जो कि पूरी तरह से हमारे कब्जे में है और जब इस प्रकार की उन्होंने कोशिश की है तो चाहे वो गलवान हो दूसरा हो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इस प्रकार से ये सोचना भी गलत है और मैं ये जो MEA की बयान है इससे सहमत हूँ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। TMC नेता सौगत रॉय ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता संतानु सेन के इस्तीफे और पार्टी विरोधी बयानों पर तीखे प्रतिक्रिया दी है और सौगत रॉय ने कहा है कि जब पार्टी का समय खराब हो तब पार्टी के खिलाफ बयान देना ठीक नहीं है। उन्होंने यहाँ भी कहा है कि संतानु सेन आप किसी पद पर नहीं हैं, आप पहले प्रवक्ता हुआ करते थे। इसके साथ ही उन्होंने शिवेंदु शेखर रॉय पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वे कभी चुनाव नहीं जीते और ममता बनर्जी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे हैं, इसलिए उन्हें पार्टी के खिलाफ बयान देना नहीं चाहिए। TMC के भीतर जारी बयानबाजी को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। ये जो लोग अभी बयान दे रहे हैं ये कमजोर है, इसको ताकत नहीं है, नैतिक शक्ति नहीं है। जब पार्टी का समय खराब है तब पार्टी का खिलाफ बयान देना कोई महत्व का काम नहीं है, ऐसा देना नहीं चाहिए। इसमें अब शांतनु सेन का बात किया, शांतनु सेन तो पार्टी का कुछ नहीं है, MLA भी नहीं है, MP भी नहीं है, तो बीच में स्पोक्समैन हुआ करते थे, अभी वो भी नहीं है, तो इसको क्या महत्व है। सुखेंदु शेखर राय तो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य हैं। ममता बनर्जी उन पे आशीर्वाद किया इसलिए वो राज्यसभा के सदस्य हुआ। उनको पार्टी के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, वो अच्छे आदमी है लेकिन बोलना नहीं चाहिए। सुखेंदु शेखर राय का कहना है कि पार्टी हार चुकी है, अब सवाल ये उठता है कि इस पार्टी का क्या होगा, पार्टी बचेगी कि नहीं, तो देखा जाएगा। ममता बनर्जी तो 2006 में केवल 29 सीट मिला, उस समय हमारा पार्लियामेंट में एक केवल सदस्य था, ममता बनर्जी खुद। उससे तो 5 साल में वापस किया, 2011 में मुख्यमंत्री बन गया। पॉलिटिक्स में कोई फाइनल बात होता है? पॉलिटिक्स क्या एक दिन का न्यूज से होता है? पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म बात। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहो हम TV भारत।